नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पहली जानकारी, प्रशासन शहरों के संग अभियान। अब इस अभियान के तहत जो रियायत दी जाने वाली है उनकी अवधि कर दी गई है कब तक? 30 सितंबर। अगली जानकारी, आपदा सहायता का फसल बीमा योजना में समायोजन समाप्त करने की मांग की गई। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा। और इन्होंने प्रधानमंत्री को इस रिगार्डिंग एक पत्र लिखा है, क्योंकि कई सारी समस्याएं आती हैं दोनों की अलग अलग, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई बार व्यवस्था सेट करने में। तो इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया कि आपदा सहायता का फसल बीमा योजना में समायोजन समाप्त किया जाए। ये दरअसल कौन सी फसल बीमा योजना की बात हो रही है? ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा संचालित होती है। यानी कि केंद्र सरकार इसकी प्लानिंग करती है, फंडिंग में केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग किया जाता है। राज्य सरकार चाह रही है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई की जा सके, इसलिए केंद्र सरकार से ऐसी डिमांड की गई है। इधर है, राज्य में आर्थिक अपराध निदेशालय गठित होगा। अगली जानकारी, अनुप्रति कोचिंग योजना का नया पोर्टल शुरू किया गया। किस चीज के लिए है अनुप्रति कोचिंग योजना? नाम में पता चल रहा है कि जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बच्चों को कोचिंग कराने के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल है, जैसे यहाँ लिखा गया है इनके नाम। अब इस बार इनमें छात्रों की संख्या बढ़ा दी गई है, यानी कि पहले 15,000 जो छात्रों को अनुप्रति कोचिंग योजना में कोचिंग कराई जाने की व्यवस्था थी, अब इसको कर दिया गया है, अब यानी कि बजट में घोषणा की गई तो अब कर दिया गया है कितना? 30,000। इधर आगे हम देख रहे हैं आयम शक्ति उड़ान योजना, जिसमें प्रदेश के 33,980 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक की जो छात्राएं हैं, कितनी संख्या उनकी? 26.58 लाख छात्राओं को प्रति माह निःशुल्क कितनी? 12 सैनिटरी नैपकिन। जो लोग पहले कंफ्यूज थे कि ये 12 मासिक है या वार्षिक है, तो 12 सैनिटरी नैपकिन प्रति माह। अब आज दोबारा क्लियर हो जाना चाहिए आपका। जिन लोगों को पहले भी डाउट था, मैं अब बता रहा हूं, वो 12 सैनिटरी नैपकिन को दरअसल 12 सैनिटरी नैपकिन के पैकेट समझ रहे होंगे, तभी वो सोचते हैं कि ये एक साल में दिए जाने वाले होंगे, हर महीने उसका एक पैक दिया जाता होगा। लेकिन यहाँ ये इनकी संख्या है, प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण, यानी प्रति माह सही है, प्रतिवर्ष नहीं है। चिरंजीवी बीमा योजना, जिसमें पंजीकरण 30 अप्रैल तक करवाने पर मुफ्त इलाज 1 मई से संभव होगा। एक राजस्थान युवा बोर्ड की नई पहल है, जिसके तहत युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में विभिन्न महोत्सव शुरू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत होगी 18 और 19 अप्रैल को शेखावटी युवा महोत्सव के साथ। अगली जानकारी, कोटा दिव्यांगजनों को 144 स्कूटी वितरित की गई। यहाँ कलेक्टर की पाठशाला, कलेक्टर जो है पढ़ाते हुए विद्यालय में दिख रहे हैं आपको। और आदिवासी क्षेत्रों के लिए पहली बार इतना अधिक बजट दिया गया, डॉक्टर जोशी का ऐसा कहना है। अगले पेज पर है, राष्ट्रपति ने राजस्थान की 4 नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इनकी दरअसल पुरस्कार इनको दिया जाएगा, ये घोषणा हो गई थी 26 जनवरी को ही, और अब इनको ये सम्मान प्रदान किया गया। तो जो लोग पहले कंफ्यूज थे कि 3 है कि 4 है, या पुरस्कार 3 है या व्यक्ति 3 है, तो अब यहाँ 4 लोगों की आप 4 फोटो देख पा रहे हैं। इसका मतलब लोग कितने हैं? 4, लेकिन पुरस्कार इनको 3 ही है। यानी कि ये दोनों भाई हैं, कौन कौन? अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, तो इनको मिला के 1 पुरस्कार है। फिर बाकी के ये दोनों हैं, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण जी लापोड़िया। तो इस तरह से 4 लोगों को कुल 3 पद्मश्री दिए गए हैं, जिसमें 2 सम्मिलित रूप से 2 भाइयों को दिया गया है। अगली जानकारी, 8 रुपए में भोजन, कौन सी योजना है? इंदिरा रसोई योजना, जिसपे सरकार द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान होता है? तो 17 रुपए सरकार द्वारा अनुदान होता है और व्यक्ति को 8 रुपए में भोजन दिया जाता है। ये हमारा इंडेक्स। आज हम कौन सी जानकारियां डिटेल में पढ़ेंगे? सबसे पहले आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन होगा, फिर युवा कलाकारों के लिए विभिन्न महोत्सव, इस तरह का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाने वाला है राज्य सरकार द्वारा। फिर है राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री। 4 व्यक्ति कौन कौन से? अभी हमने उनकी फोटो देखी, तो उनके नाम वगैरह या किस क्षेत्र में उनको दिया गया, कौन से शहर से उनका संबंध है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी को देखेंगे। और लास्ट में है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। शुरुआत सबसे पहले जो सबसे नई जानकारी वो क्या है कि आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा। इसका संदर्भ, यानी कि आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, चर्चा में इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय क्या गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या होगा? प्रदेश में होने वाले जो आर्थिक अपराध हैं उनकी रोकथाम की जाए और राजस्व के जो स्रोत हैं, यानी जहां से राजस्व आता है, पैसा आता है, उनकी अधिक मजबूती से निगरानी करना संभव हो पाए।
कौन सा विभाग इसका नोडल और प्रशासनिक निकाय है? वो है राजस्थान सरकार का वित्त विभाग। बढ़े आगे। आगे इसकी विशेषताएं, तो आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण इसका उद्देश्य है। अनुसंधान, जांच, अभियोजन से संबंधित प्रकरण इस निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में होंगे। इनके माध्यम से क्या क्या होगा, तो कौन कौन से काम है जो इस निदेशालय के माध्यम से किए जा सकते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे कि भूमि पर किसी ने अवैध कब्जा किया है, रियल एस्टेट वाले बिजनेस में किसी ने कोई धोखाधड़ी की है या कोई अनियमितता बरती है, बैंक, बीमा या जमा पूंजी संबंधी काम में कोई धोखाधड़ी की है या कोई अनियमितता बरती है, या दिवालिया होने की झूठी सूचना कोई कंपनी देती है, या फर्जी कंपनियों के गठन की कोई सूचना है, या सरकारी साख जो समितियां हैं इनके कार्य में कोई धोखाधड़ी करने वाली ऐसी जानकारी आती है, तो उन सभी पर इन निदेशालय द्वारा शिकंजा कसा जाएगा, यानी कि कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो निदेशालय गठित होने वाला है ये सारे इसके कार्य क्षेत्र होंगे, यानी कि कौन कौन से काम करने वाले हैं यहाँ सारे लिखे हुए हैं। अगली जानकारी की युवा कलाकारों के लिए विभिन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये राजस्थान सरकार ये चाह रही है। वैसे भी आपने देखा होगा हर साल राजस्थान में कुछ ना कुछ, मतलब हर महीने से आप मान सकते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र में कुछ ना कुछ महोत्सव चलता ही रहता है। वैसे ही अब युवा कलाकारों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने शुरू किया क्या, युवा महोत्सव। अब ये कोई एक महोत्सव नहीं है, ये कई सारे महोत्सव हैं जो मतलब टाइम टू टाइम अलग अलग जिलों में आयोजित किए जाएंगे। जैसे अभी हम शुरुआत में इसका पढ़ते हैं क्या कि घोषणा की गई है कि प्रदेश में आगामी दिनों में विभिन्न अंचलों में युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिसका आयोजक कौन होगा, तो आयोजक होगा इसका राजस्थान युवा बोर्ड। अब युवा महोत्सव है तो जाहिर सी बात है जो युवा कलाकार हैं उन्हीं को इसमें लिया जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि भाई युवा किसको माना गया है इस महोत्सव के लिए, तो युवा कलाकारों के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो है 15 से 29 वर्ष। उद्देश्य क्या है, ये महोत्सव क्यों आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान के विभिन्न अंचलों में महोत्सव आयोजित किया जाने वाला है, युवा महोत्सव। लेकिन उद्देश्य क्या है, ताकि युवा कलाकार खोजे जा सके, युवा कलाकारों की खोज करना इसका उद्देश्य है। खोज क्यों करनी है युवा कलाकारों की? खोज करने के बाद क्या करेंगे फिर इनका, तो इसके लिए आगे देखते हैं क्या है प्रावधान। अब जब इनकी खोज हो जाएगी, यानी पता चल जाएगा कौन कौन से अंचल में कौन कौन से युवा कलाकार हैं, फिर सरकार उनको प्रशिक्षण देगी उसी क्षेत्र में और अच्छे से सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर वो उत्कृष्ट कार्य कर सकें। जिस तरह से खिलाड़ियों का एक तरह से प्रतिभा चयन होता है, ये उसी तरह से युवा कलाकारों के लिए है। पहले स्टेट लेवल पर चयन हो जाए, फिर उनको और ज्यादा प्रशिक्षण देके राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको तैयार किया जाए। अब इससे स्टेट को क्या फायदा होने वाला है, यानी कि राजस्थान को इससे क्या फायदा होगा? राजस्थान सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों युवा कलाकारों को खोजना चाह रही है? इससे 2-3 फायदे हैं। स्टेट का जो स्टेट है उसको तो फायदा ये है कि यहाँ की जो कला संस्कृति वगैरह है उसका एक प्रमोशन हो सकता है। सरकार जो अपनी योजना वगैरह है उनके प्रमोशन के लिए एक मंच ढूंढ सकती है, और साथ ही जो कलाकार हैं, युवा कलाकार, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि उनकी जो करियर की आगे संभावना है वो अच्छी से स्थापित हो सके। अब राज्य को क्या क्या फायदा है इससे, तो राज्य की दुर्लभ और विलुप्त हो रही जो लोक कलाएं हैं उनका यहाँ प्रदर्शन किया जा सकेगा, जिससे क्या होगा, उनका संरक्षण होगा, संवर्धन होगा और नए कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि एक तरह से ये दोहरा लाभ वाला एक तरह से पैटर्न है। यानी कि एक जो मुहावरा है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या हुआ कि कलाकारों को भी लाभ है कि उनको एक मंच मिला जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार को लाभ है कि राजस्थान की जो कलाएं हैं उनका प्रदर्शन हो सके, व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके। महोत्सव में राजस्थान सरकार की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार हो सकेगा। सीधी सी बात है, अगर सरकार अपने खर्चे पर महोत्सव का आयोजन कर रही है तो सरकार ये भी चाहेगी कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जो संचालित कार्यक्रम हैं या फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, अगर एक मंच पर इनका आयोजन हो रहा है तो सरकार उनको भी प्रमोट करेगी। प्रमोट करने के पीछे मंशा क्या होती है, ताकि योजनाएं आम जनता तक पहुंच सके। इसकी शुरुआत होने वाली है 18 और 19 अप्रैल से, और 18 और 19 को सीकर में आयोजित होगा शेखावटी युवा महोत्सव, वहां से कार्यक्रम शुरू होगा। फिर इसके बाद कई महोत्सव आयोजित होंगे, जैसे कि राजसमंद जिले में होगा हल्दी घाटी युवा महोत्सव, फिर कोटा जिले में होगा हाड़ौती युवा महोत्सव, फिर जोधपुर जिले में होगा मारवाड़ युवा महोत्सव। इस तरह से विभिन्न अंचलों में महोत्सव आयोजित होंगे। अगली जानकारी, राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री। व्यक्ति कितने हैं, पुरस्कार प्राप्त करता है 4 लोग, पद्मश्री कितने हैं, तो 3। क्लियर। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी एक डाउट होगा कि राकेश झुनझुनवाला को भी पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो
इनका भी संबंध राजस्थान से है या नहीं? राकेश झुनझुनवाला। तो पद्म पुरस्कार में राकेश झुनझुनवाला का संबंध राजस्थान से नहीं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इनका नाम भेजा गया था, प्रस्तावित किया गया था। तो ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही इनको माना जाएगा। राजस्थान के 4 व्यक्ति हैं और उनको कुल 3 पद्मश्री मिले हैं। ये कैसे है? तो मैंने बताया 4 में से जो 2 हैं वो सगे भाई हैं, दोनों को मिला के 1 पुरस्कार दिया गया और बाकी बचे जो 2 हैं उन दोनों को 2-2। इस तरह से 4 व्यक्तियों को कुल कितने? 3 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या वर्ष 2023 के लिए 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री, इस तरह से कुल कितने? तो कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ये संख्या है। पद्म भूषण 6, पद्म विभूषण 9, पद्मश्री 91 और कुल मिला के 106। तो ये याद रखना है आपको। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान से कुल 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री प्राप्त हुए। कौन कौन है वो 3 पद्मश्री? नंबर 1 है हुसैन बंधु। तो कौन कौन है हुसैन बंधु में? अहमद हुसैन और उनके साथ साथ मोहम्मद हुसैन, इनको संयुक्त रूप से पद्मश्री दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? कला वर्ग में, गजल गायकी से संबंधित है। कहां से संबंधित है? स्थान कौन सा? तो जयपुर। तो जयपुर के भी संगीत के जयपुर घराने से इनका संबंध है। शास्त्रीय संगीत तथा ठुमरी गायन से ये संबंधित हैं और इनको वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। अगले हैं मूलचंद लोढ़ा। इनका संबंध किससे है? समाज सेवा से। काम किस क्षेत्र में किया इन्होंने? आदिवासी उत्थान हेतु किया, विभिन्न नेत्र अस्पताल बनाए। इनकी एक संस्था भी जिसका नाम है जन जागरण सेवा मंडल, उसके ये संस्थापक हैं। और कौन से स्थान से संबंधित हैं? तो डूंगरपुर। स्थान याद रखना है सबका, स्थान और क्षेत्र। यानी कि जैसे इनको समाज सेवा में भी मिला, किनको? लक्ष्मण सिंह, दोनों को समाज सेवा में। इनसे पहले वाले कला वर्ग में, इनसे पहले वाले मतलब हुसैन बंधुओं को कला वर्ग में और मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह को समाज सेवा में। इन्होंने क्या क्या काम किए? तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। 40-50 विद्यालय इन्होंने खोले। पौधारोपण से संबंधित है और साथ ही जल संरक्षण से भी ये संबंधित है। इसके लिए इन्होंने विभिन्न तालाबों की मरम्मत करवाई। कौन से स्थान से संबंधित है? तो जयपुर के लापोड़िया गांव से। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इस योजना में सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसमें जो लाभान्वित विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 15 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? 30,000 इस बार के बजट में, यानी कि बजट 2023-24 में संख्या बढ़ा दी गई है। योजना कब से प्रारंभ हुई? वर्ष 2021-22 से। कौन से विभाग द्वारा योजना संचालित है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। अच्छा, योजना का उद्देश्य क्या है? ये तो हम जनरल बता ही चुके हैं कि बहुत सारे जो कोर्स हैं, यानी कि प्रोफेशनल कोर्स और विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं नौकरियों के लिए, उन सभी के लिए एक तरह से कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता इनको प्रदान करना। लाभान्वित वर्ग कौन कौन है? SC, ST, OBC, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय कितनी 8 लाख रुपए से कम हो और माता पिता यदि राजकीय सेवा में है तो पे मैट्रिक्स लेवल कितना 11 से कम हो, उनको ये इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। योजना 2022-23 के लिए परीक्षावार व वर्गवार 15,000 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कब? ये किया गया था 22-23 के लिए। और अब जब आ गया 2023-24 तब कितने हो गए इसके लिए? तो तब हो गए हैं 30,000, यानी कि ये डेटा चेंज हुआ है नए बजट में। इन अभ्यर्थियों को कुल कितने कोचिंग संस्थानों में? 51 कोचिंग संस्थानों में प्रवेश मिलेगा और चयनित अभ्यर्थी को जिस दिन चयन होगा उसके 1 महीने के अंदर उसको वहां एडमिशन लेना होगा। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है? पद्मश्री से सम्मानित श्री मूलचंद लोढ़ा का संबंध किस जिले से है? जयपुर, डूंगरपुर, कोटा या जोधपुर? तो इसका सही जवाब बताएं आप कमेंट्स में। और लास्ट में एक छोटी सी जानकारी, RAS प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर यानी कि SI एग्जाम को लेकर एक सेमिनार का आयोजन होने वाला है। सेमिनार आयोजित कहाँ होगा? तो कलाम अकेडमी के जयपुर सेंटर पर। कब आयोजित होगा? 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे। कौन कौन होंगे सेमिनार में? तो हमारी मेंटर जो टीम होगी वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।